Hello everyone. Today we will study the last article of our right to freedom. It is Article 22. Suppose any person get arrested for any criminal offense. तो उस पर्सन के पास क्या क्या राइट्स होंगे ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में। अरेस्ट बेसिकली होते कितने तरीके के हैं? अरेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक अरेस्ट होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन ये होता है कि सपोज किसी ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है या फिर कोई अटेम्प्ट किया है, ऑफेंस करने का अटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलती है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या होगा, सपोज किसी ने क्राइम कर दिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को अकॉर्डिंगली एविडेंस मिलेंगे, फिर वो जो सस्पेक्ट होगा उसे अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट ट्रायल चलेगा, फिर पता चलेगा वो गिल्टी है तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में तो सबसे पहले ये होता है कि अगर पर्सन ने किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है उसके बाद उसे जो पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो अरेस्ट होता है वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें ये रहता है कि जो पर्सन है उसने अभी कोई ऑफेंस किया नहीं, अभी किसी तरीके का क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन वो जो पर्सन है, लॉ को, कानून को ऐसा लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये किसी तरीके का क्राइम कमिट कर सकता है। पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, डिटेन कर लिया जाए। तो हम इन्हीं दो डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कभी प्यूनिटिव डिटेंशन होता है तो क्या राइट्स है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो क्या राइट्स है डिटेन्यू के पास। तो अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में बताएगा। ये अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हो गया तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट, अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर से पूछ सकता है कि कौन से ग्राउंड पे आप लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा राइट कि वो अपने किसी लॉयर को बुला सकता है, अपने पसंद के हिसाब से वो लॉयर को बुला सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है कि मैं अब क्या करूँगा, मुझे बेल कैसे मिलेगी एंड ऑल दिस। तीसरा राइट कि जब उसे अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए। अब इस 24 घंटे के अंदर जो ट्रेवलिंग टाइम रहता है ना कोर्ट मजिस्ट्रेट तक जाने का, ये सब वो सब नहीं इंक्लूडेड रहता। और जो आखिरी राइट है कि सपोज अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया 24 घंटे के अंदर तो उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कस्टडी में नहीं रखना चाहिए, वरना वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल होगा। तो ये बेसिकली राइट्स होते हैं अगर कोई किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मैं आपको प्यूनिटिव डिटेंशन के एस्पेक्ट में बता रही हूँ, ठीक है। अब प्रिवेंटिव का हम आगे पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक केस का नाम है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मतलब अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, डिटेंशन में रखा जाता है, तो उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कि पुलिस उनके साथ कैसे डील करेगी, है ना, जो कस्टोडियल डेथ्स होते हैं उन सबको प्रोवाइड करने के लिए, उनके ये जो डिटेन्यू है उनके अगेंस्ट किसी तरह का टॉर्चर ना हो, ठीक है। और अगर उनको इलीगली मतलब बिना किसी लॉफुल रीज़न के लिए डिटेन कर लिया हो तो उसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना, ये सब इस केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे जो कि बात करता है क्लॉज 3 की। इसके अंदर एक्सेप्शन है ऑफ क्लॉज 1 एंड 2। मतलब मैंने क्लॉज 1 और 2 में राइट्स बताए, अब इस राइट्स में कुछ एक्सेप्शन है। जो एनिमी एलियंस है ना, उन लोगों को ये राइट अवेलेबल नहीं है कि वो पूछे कि किस ग्राउंड पे किया गया है या अपना लॉयर बुलाएं, ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, ये सब राइट्स एनिमी एलियन के पास नहीं है। दूसरा, ये राइट उन पर्सन के पास नहीं है जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से डिटेन किया गया हो, ओके। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ये क्लॉज 4 to 7 के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे 4 to 7 है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ही बात करेंगे। अब जब भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बार बार यही सुन रहे हैं, इसके ऊपर लॉज कौन बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर? जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये यूनियन लिस्ट में भी मैंशनड है और कंकरेंट लिस्ट में भी मैंशनड है। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यही हुआ ना कि स्टेट भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है, ठीक है। स्टेट जो है इसके अंदर एंट्री 3 लिस्ट 3 के अकॉर्डिंग स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकती है, और जो यूनियन है वो एंट्री 9 लिस्ट 1 के अंडर वो लॉ बना सकता है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन ऑब्वियसली जो यूनियन अगर कोई डिसीजन देगी तो स्टेट के डिसीजन को ओवर रूल कर देगी, ठीक है। जैसे और ऊपर से जो स्टेट है स्टेट के पास जो सब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेरेटिवली। जो सब्जेक्ट्स यूनियन के पास है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए, जैसे कि यूनियन के पास है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये सब।
और स्टेट के पास है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, है ना, और यही सब। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि बात करेगा सेफ गार्ड्स के बारे में। सेफ गार्ड्स मतलब ये जो पूरा हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, क्या क्या सेफ गार्ड्स है, ये बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही बारे में है। रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड्स, पहला सेफ गार्ड रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड्स। अगर किसी भी पर्सन का प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, ये क्लॉज 4 में बताया गया है, अगर किसी भी पर्सन का प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है तो उसे 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। हाँ, अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड कहती है तो 3 महीने से ज़्यादा उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है। लेकिन और अच्छा, ये एडवाइजरी बोर्ड में होते कौन कौन लोग हैं, जैसे जजेस हो गए हाई कोर्ट के, है ना, उसके लिए क्वालिफाई हुए जो मेंबर होते हैं फॉर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, वो सब एडवाइजरी बोर्ड में रहते हैं। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा उसे डिटेन करके रखना है तो वेल एंड गुड, तो 3 महीने से ज़्यादा। लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड को नहीं लगता तो नहीं रखा जा सकता। और जो टाइम लिमिट एडवाइजरी बोर्ड भी जो मतलब डिसाइड करती है, वो टाइम लिमिट जो मैक्सिमम टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है ना अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राउंड पे, दूसरे सेफ गार्ड पे, जो कि बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड रिप्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले ग्राउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी किसी भी डिटेन्यू को लिया जाता है ना, तो उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारी सफिशिएंट नॉलेज दी जाएगी, उसे बताया जाएगा कि तुम्हें किस बेसिस पे तुम्हें अरेस्ट किया गया है, ठीक है, कि व्हाट वर द रीजंस, एकदम वे ऐसे जब भी रीजंस बताया जाएगा तो रीजंस जो वेज नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि इस वजह से, मतलब उस इंसान को समझ ही ना आ पाए कि किस लिए उसे अरेस्ट किया गया है, और ख़ुद को अगर वो रिप्रेजेंट करना चाहे, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाना चाहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं बुला सकता, मतलब अपनी तरफ से किसी लॉयर को भी नहीं बुला सकता। तो ऐसे सिचुएशन में ये रूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि जो डिटेन्यू है उसे सारे ग्राउंड्स बताओ, सफिशिएंटली एकदम पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ तुम्हें किस बेसिस पे डिटेंशन में रखा जा रहा है, और जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला सके। बिल्कुल भी वेज नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। वेज मतलब समझते हो ना, कि एकदम क्लियर होना चाहिए और इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप रीज़न कोई और दे रहे हो और डिटेंशन जो हो रखा है उस इंसान का किसी और वजह से हो रखा है, ओके। दूसरा पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि जो भी डिटेन्यू है जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास राइट है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी तरफ से लॉयर को बुलाए, अपने बेल के लिए अप्लाई करे एंड ऑल दिस। अब जब मैंने वाली बात बोली थी ना कि वो जो डिटेन्यू से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मान लो अगर जो मतलब डिटेन्यू है उसे लिया जा रहा है कस्टडी में और उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही क्यों तुम्हें कस्टडी में लिया जा रहा है, उसके बाद से अगर उसे पता ही नहीं है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या बताएगा, है ना। तो जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो तो सिर्फ एक इल्यूजनरी राइट हो गया। जब उस इंसान को पता होगा कि हाँ भाई मुझे इस ग्राउंड पे रखा गया है, तो ही तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुला पाएगा, वरना तो इस राइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हम आते, ये था हमारे क्लॉज 4 के बारे में। क्लॉज 4 मैंने बताया था रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड्स, और क्लॉज 5 में ये जो मैंने अभी आपको बताया ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये बताया क्लॉज 5 में। अब तक मैंने आपको क्लॉज 1 और 2 में क्या बताया था, क्या क्या राइट्स होते हैं अगर प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्लॉज 3 में एक्सेप्शंस बताए प्यूनिटिव डिटेंशन के। मैंने क्लॉज 4 में आपको बताया एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। क्लॉज 5 में मैंने आपको बताया कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि तीसरा सेफगार्ड बताता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ये जो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट को पावर है अंडर क्लॉज 7 कि जो भी प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड फॉलो कर रहा है वो प्रोसीजर पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये पावर तो वैसे भी स्टेट के पास है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया, तो वो स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसे ओवर रूल कर देगा। इसके पीछे का रीज़न यही है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है, पूरे कंट्री में एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर
क्लॉज 7 में समझ आ गया ना कि जो भी मतलब एडवाइजरी बॉडी के पास जो पावर है, हमने क्लॉज 4 में एडवाइजरी बॉडी के बारे में पढ़ा। तो जो उस दौरान जो एडवाइजरी बॉडी प्रोसीजर फॉलो करती है वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, स्टेट भी डिसाइड कर सकती है, लेकिन स्टेट ने अगर कोई लॉ बनाया तो पार्लियामेंट उसे चाहे तो ओवर रूल कर सकता है और पार्लियामेंट का डिसीजन ही माना जाएगा। अब इसके पीछे का रीज़न यही है ना कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, वरना अलग अलग बना लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट डिटेंशन कंडीशन की। सपोज़ अब उसे डिटेन्यू को कस्टडी में रख लिया गया है, तो उसके बाद उसको अच्छे से रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसे एक पूरी डिग्निटी के साथ रखना चाहिए। ये नहीं कि उसे कोई भी मार दे रहा है आके बिना किसी रीज़न के। वो है तो एक ह्यूमन ही ना, उसका दर्जा ह्यूमन से कम थोड़ी हुआ है। तो पोस्ट डिटेंशन के बारे में इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और हाँ, जो रिलेटिव्स हो डिटेन्यू के, उन्हें ये बता देना है कि कौन सी जगह पे डिटेन किया गया था, डिटेंशन के कोर्स में कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। राइटिंग के थ्रू ये अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है उसे इन्फॉर्म करना। अब बताती हूँ क्लॉज 6 के बारे में। क्लॉज 6 ये कहता है, जैसे अब तक तो हम पढ़ते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन में भी हमने पढ़ा और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पढ़ा कि जो डिटेन्यू है उसे ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, सफिशिएंट ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड्स पे तुम्हें डिटेन किया गया है, किस ग्राउंड्स पे तुम्हें कस्टडी में रखा गया है। लेकिन अगर मार्क दिस, अगर ऐसा लगता है कि डिटेन्यू को इन्फॉर्मेशन देने से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो डिटेन्यू के राइट को ओवर रूल कर रहा है। ओके, सो आई थिंक ये हमारे आपको ये आर्टिकल 22 क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पूरा सीरीज बताया। क्लॉज 1 2 किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन। क्लॉज 3 प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या एक्सेप्शन है। क्लॉज 4 एडवाइजरी बॉडी के बारे में बता रहा है। क्लॉज 5 ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्लॉज 6 पब्लिक इंटरेस्ट। क्लॉज 7 वो पार्लियामेंट की पावर to prescribe the procedure to the advisory bodies. I hope it's clear. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.